किसी अधिकारी कर्मचारी को जाति के नाम पे नहीं सताया जाएगा, तो हो रहा है। मूछे रखने पे घोड़ी बैठने पे हत्या नहीं हुई, हो रहा है। दिल्ली में जब सतगुरु रविदास या गुरुवर तोड़ देगा तो खूब जो है लाठियों से स्वागत हुआ, दांत तोड़ देगी सीधी लाठी मार। मेरे आज भी याद है कि मेरे नाखून उतार लिए गए जूते से, मेरे पैर पे कूद कूद के चमड़े के जूतों से। मेरे पिता को जब कैंसर हुआ, फिर मैं उनको एम्स लेके गया और 2 दिन मेरे पिता उस हॉस्पिटल में, उनको बेड नहीं मिला। जिस पिता को मैंने हमेशा स्वाभिमान सम्मान के साथ जीते देखा, वो फर्श पे लेटे हैं। कि व्यवस्था में जो राजनीतिक शक्ति जिनके पास है, उन्होंने गरीबी को बढ़ावा दिया है। महीने में पूरे परिवार के अपने दैनिक खर्च में लाते 10,000 रुपए, तो लगभग 2800 रुपए वो सरकार को उसमें टैक्स देता है। सरकार आपको क्या देती है? सरकार चुनाव के समय को विभिन्न योजना लाके आपको एहसास करा रही है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। 2 किलो गेहूं दे रहे हैं, 2 किलो चना दे रहे हैं, तो मंथली वो आपको 300, 400, 500, 600 रुपए का लाभ दे रहे हैं। आपसे ले कितने रहे हैं? 2800 रुपए। सम्मानित साथियों, आज मेरे पिताजी की जयंती है। अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर उन्होंने हमें, यानी कि हमारे पूरे परिवार के लिए वो जिए। मैंने उनके जीवन में जब होश संभाला तो उनके जीवन का संघर्ष देखा, किस तरह से 30-40 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके वो स्कूल में पढ़ाने जाया करते थे। उस समय पैसे का बड़ा महत्व था। जो दैनिक जीवन में जरूरतें होती थी, जूते, किताबें, कपड़े, जिनकी जितनी हमें जरूरत होती थी उतनी उन्हें भी होती थी, लेकिन कभी उन्होंने अपनी चीजों के बारे में, अपनी जरूरतों के बारे में परवाह नहीं की। पिता बच्चों के लिए सुपरमैन जैसे होते हैं। वो एक हीरो होते हैं जो आपके ऊपर जब भी कोई समस्या आती है तो वो उस समस्या को समाप्त करने के लिए कहीं से आ जाते हैं। वो गुरु भी होते हैं कि वो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए इस दिन थोड़ा सा, जब उनकी परिनिर्वाण दिवस होता है, जब उनकी जयंती होती है, या नए नए उसमें भारत में फादर्स डे भी मनाया जाता है, उस दिन उनको मिस करता हूँ। ये सच है कि गरीब जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को बीमार होने पे तो डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, लेकिन अपनी छोटी छोटी बीमारियों पे वो बहुत सस्ती सी दवाई मेडिकल स्टोर से लेके अपनी तबीयत के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। मेरे पिता को जब कैंसर हुआ और जब मुझे पता लगा कि मेरे फादर को कैंसर है, और कैंसर का नाम इतना डरावना था, तो उसका इलाज थोड़ा सा आसान हो गया है, तो मैं अपनी भावुकता को रोक नहीं पाया। बहुत लंबे समय में अकेला बैठ के हॉस्पिटल में भावुक रहा, तकलीफ में रहा, और मैंने अपने पिता को नहीं बताया कि उनकी रिपोर्ट में क्या है। फिर मैं उनको एम्स लेके गया और 2 दिन मेरे पिता उस हॉस्पिटल में, उनको बेड नहीं मिला। जिस पिता को मैंने हमेशा स्वाभिमान सम्मान के साथ जीते देखा, वो फर्श पे लेटे रहे। फिर उसके बाद डॉक्टर का जो आदेश था, निर्देशन थे कि आप उनको जोली ग्रांट ले जाओ, आपके नजदीक भी पड़ेगा, वहां आपको ट्रीटमेंट भी आसान रहेगा। ये दिल्ली है, बहुत महंगा, और आपको दूर भी बहुत पड़ेगा। लगभग 11 से 12 महीने मेरे फादर का वहां ट्रीटमेंट चला, और 11 जनवरी 2013 को सुबह 4 बजे उनकी डेथ। इन सबसे के बीच में वो जो समय है, लगभग 1 साल से ज्यादा का समय, जिसमें मैं अपने पिता के साथ रहा, और मुझे उनसे बहुत कुछ जानने का मौका मिला। तो वो यही कहते थे कि भाई, कि महापुरुषों ने हमारे लिए इतना किया, लेकिन हम महापुरुषों के आंदोलन में बहुत ज्यादा योगदान नहीं दे पाए। मुझे लगता था कि वो जो लोग इस काम को नहीं कर रहे थे वो मुझसे नाराज है, लेकिन एक समय पे मुझे एहसास हुआ कि पिता होने के कारण वो ये अपने बेटे को रास्ता दिखा रहे हैं।
और जिस दिन वो मुझसे दूर हुए, उस दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं अब कोशिश करूंगा कि अपने पिता के मन में जो टीस रह गई है, मेरे पिता के मन में जो तकलीफ थी, उस तकलीफ को थोड़ा सा कम कर पाऊं और एक नया जीवन शुरू हो। बहुत कठिनाइयों के साथ अपने साथियों के साथ हम लोग आगे बढ़े। महापुरुषों के मिशन पे काम करना कोई आसान काम नहीं। मैं भी और मेरे साथी भी, हम चाहते तो किसी भी राजनीतिक दल के मेंबर बन जाते, अगर हमारा लक्ष्य विधायक और एमपी बनना होता, या फिर कुछ पैसा कमाना या साधन संसाधन जुटाना होता। मेरे पिता बहुत अनुशासित थे, उनके उनका ये वो गुण मुझ में है। अक्सर मैं अपने साथियों को अनुशासन के नाम पे बहुत डांट देता हूँ। आज बीमार भी इतना बड़ा नाम ऐसे नहीं बना, अकेले चंद्रशेखर ने नहीं बनाया, अकेले अकेले किसी और साथी ने नहीं बनाया, सब लोगों की मेहनत से बनाया बीमार। तो उन्होंने बहुत मेहनत की। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े राजनीतिक दल उनकी तरफ आंख गड़ाए बैठे हैं और उनकी छोटी छोटी नाराजगी की खबर को पाकर उनके पास जाकर कुछ उनको अवसर देके, कुछ साधन देके उनको इस आंदोलन से रोकने का काम करते हैं। और मैं तो मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाला व्यक्ति हूं। काशीराम साहब तो एक जाएगा सो आएंगे, और जो निजी फायदे के लिए जाएगा वो ज्यादा दिन चल भी नहीं पाएगा, समाज में बेनकाब हो जाएगा। किसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि व्यवस्था में जो राजनीतिक शक्ति जिनके पास है, उन्होंने गरीबी को बढ़ावा दिया है। उनके पीछे उनकी सोच, और वो सोच ये है कि जब तक ये आर्थिक रूप से गरीब रहेंगे, तब तक अपनी वोट का प्रयोग उस समझदारी से नहीं कर पाएंगे कि इनके पास राजनीतिक शक्ति का निर्माण हो जाए। मैं इसको और करीब से समझाता हूँ। जब बाबा साहब अम्बेडकर हमें वोट का अधिकार दिला रहे थे, तो विरोधी ये तय कर रहा था कि वोट से इनका राज आ जाएगा, तो उसको रोका कैसा जाएगा। तो उसका उसके पास की सबसे बड़ी तरकीब थी कि वोट इनके पास है, नोट हमारे पास है, अपने नोट से हम इनके वोट को खरीद लेंगे। माननीय काशीराम साहब ने इसी बात को समझा कि उन्होंने नारा दिया कि वोट को बेचना नहीं है, वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटियों की रक्षा करते हैं। इस तरह से वोट की सुरक्षा करनी, वोट को जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपना है, बेचना नहीं। अब मैं ये देखता हूं कि क्योंकि आज अगर गरीब आदमी से पूछा जाए कि उसकी पहली जरूरत क्या है, उसकी राजनीतिक समझ कितनी है, ये आप बखूबी जानते हैं। उससे अगर पूछा जाए तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट पैसा होगी, क्योंकि जिनके पास खाने को अच्छा खाना नहीं, पीने को अच्छा पानी नहीं, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं, सर पे छत नहीं है और सुख सुविधाएं नहीं है, उनके पास अगर उनसे पूछा जाए तो सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होगी जो उनकी दैनिक जरूरत है। और आज उनकी जरूरत है पैसा। उनकी जेब में पैसे नहीं, पैसे कमी का उनके बहुत सारे सपने खत्म हो गए हैं। इसलिए दुश्मन इस बात को जानता है, वो पैसा फेंक के तमाशा देखता है। और बहुत सारे लोग जिनकी जेबें खाली है, वो पैसे को प्रायोरिटी देते हैं। सच ये भी है कि जो समाज समझदार नहीं होता, वो अगर उसको पूछा जाए चूज करने के लिए कि आपको पैसा चाहिए, पावर चाहिए, तो वो पैसे की तरफ देखेगा। जबकि सच ये है कि जिनके पास पावर होती है, पैसा उनके पैरों की धूल होती है। और मैं इसका उदाहरण देके आपको बताता हूँ। जो अभी की सरकारें क्या कहती है, बड़ी बड़ी योजना लागू कर रही है, इतना पैसा इस विभाग में लगा रही है, इतना इस पुल पे लगा रही है, सड़क पे लगा रही है। अब इस बात को भी समझना पड़ेगा। मैं अपने प्रत्याशियों से भी कहूंगा, अपने नेताओं को, कि अपनी भाषणों में जनता को ये समझाया करो, अपनी बात को बताया करो गांव में जाके। अपने सभी नेताओं को कहूंगा, नीचे ऊपर चोटी से लेकर नीचे तक के जो हमारे नेता, उनको, कि जनता को ये समझाया करो। और असल उद्देश्य क्या है कि जनता को तैयार करना है, वो अपने हक अधिकार की जानकारी उनको देनी है, और वो कैसे मिलेंगे इसके लिए भी उनको तैयार करना है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि सोचिए, एक परिवार जो 10,000 रुपए महीने में पूरे परिवार के मिलके अपने दैनिक खर्च में लाता, मंथली खर्च में लाता 10,000 रुपए, तो लगभग 2,800 रुपए वो सरकार को उसमें टैक्स देता। अगर वो एक महीने में कोई परिवार 10,000 रुपए खर्च करता है खरीदारी में, आने जाने में, तमाम तरह की चीजों में,
उसका खर्च जो अगर 10,000 होता तो 2800 रुपये सरकार की जेब में जाते, जीएसटी के आधार। खाने पीने सब चीजों पे जीएसटी। सरकार आपको क्या देती है? सरकार चुनाव के समय को विभिन्न योजना लाके आपको एहसास करा रही है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, 2 किलो गेहूं दे रहे हैं, 2 किलो चना दे रहे हैं। अगर सारा पैसा इंक्लूड कर लिया जाए तो मंथली वो आपको 300, 400, 500, 600 रुपए का लाभ दे रहे हैं। आपसे ले कितने रहे हैं? 2800 रुपए। अगर ये उन लोगों के लिए जो 10,000 रुपए खर्च करते हैं मंथली, पूरा परिवार में। अगर कोई न्यूनतम रेखा वाले जो गरीबी रेखा के बिल्कुल आसपास है, वो 5,000 रुपए अगर खर्च करते हो तो 1,400 रुपए सरकार के पास जाता है। ये जो आपके टैक्स का पैसा और जो प्राकृतिक साधन है उसी से बजट बनता है। आपका पैसा आपको देने के नाम पे आपकी वोट को लूटने का प्रयास, आपकी वोट को खरीदने का प्रयास किया जाता है। जैसे मोदी जी जाते हैं, इतने बड़े बड़े प्रचार के होल्डिंग होते हैं, 50-50 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च होते हैं। हमारे अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो करोड़ों रुपए प्रचार में खर्च कर रहे हैं। और वो पैसा किसका? जनता के टैक्स का पैसा है। जेब से तो ला नहीं रहे, अपने घर से अपने बिजनेस से तो निकाल के नहीं दे रहे हैं, अपनी जमीन बेच के तो नहीं दे रहे हैं आपको कोई किसी योजना का लाभ। देश के हर एक नागरिक पे कि जेब में बराबर पैसा आ जाए तो किसी के कोई पैसे पे वोट थोड़ा देगा। फिर लोग वोट को सोच समझ के देंगे। तो सारी व्यवस्था इसलिए बनाई गई है, गरीबी इसलिए जो है उसको बढ़ावा दिया गया है कि आप अब मजबूर रहें और अपनी वोट को ताकतवर लोगों को बेचते रहें। कई जगह हमारे लोग दुश्मन को ही वोट देते रहते हैं, उम्मीद करते हैं, जैसे अभी राजस्थान में अभी 4 साल की बच्ची के साथ जो घटना घटी, अब इतने मामले हुए, फिर भी हमारे लोग, कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई, बीजेपी को रोकने के लिए हम इनको वोट देनी। ऐसे आपने मध्य प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए इनको वोट दी, अंत परिणाम क्या हुआ पिछली बार? ये कांग्रेस में जाकर मिल गए, कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाकर मिल गए, उनकी सरकार बन गई। अब कानून है, आप बताओ कितने कानून के हिसाब से देश चल रहा है? कानून तो ये भी छुआछूत नहीं होगी, गैर बराबरी नहीं होगी, किसी महिला का रेप हत्या नहीं होगी, हो तो रही है। किसी महिला का शोषण नहीं होगा, हो तो रहा है। किसी अधिकारी कर्मचारी को जाति के नाम पे नहीं सताया जाएगा, तो हो रहा है। मूछे रखने पे घोड़ी बैठने पे हत्या नहीं हुई, हो रहा है। किसानों को उनकी एमएसपी जो फसल का दाम मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे कानून जो सरकार ने अपने मन से बना दिए, चाहे जनता का उससे अहित हो। तो अगर आप अपने पक्ष में कानून बनवाना चाहते हैं, आप जो कानून हैं आज उनको लागू कराना चाहते हैं, जो योजनाएं उनका सही व्यक्ति तक वो पहुंचे, उनका लाभ चाहते हैं, तो आपको अपनी वोट का फैसला करना। हमारी बहुजन आंदोलन में एक महापुरुष ऐसा नहीं जिसको कोई चीज आसानी से मिली हो या जिसने अपमान ना सहा। किसी एक महापुरुष को आप स्टडी करके देखो, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, चाहे माँ सावित्रीबाई फूले हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, या मानव काशीराम, सबको। और सबसे पहले जब परिवर्तन शुरुआत की तो अपने परिवार के लोगों ने, अपने समाज के लोगों ने सबसे बड़ा उनका रास्ता रोकने का काम किया और उनको अपमानित करने का काम किया, आलोचना उनकी करने का काम किया। मान्यवर काशीराम साहब को यहाँ के नेता, उस समय के कांग्रेस भाजपा के नेता, अन्य दलों के नेता, उनको सीआई का एजेंट कहते थे। तो ये परिवर्तन की शुरुआत है, एकदम से नहीं होगा, लेकिन आज नहीं तो कल आपको परिवर्तन का निर्णय लेना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको अपने प्रदेश और देश के बारे में सोचना पड़ेगा। कब तक इस लूट भ्रष्टाचार के सहयोगी बने रहेंगे हम लोग? कब तक अपने ही देश में गुलामों जैसा सुविधाओं के बिना हम लोग जीवन जीते रहेंगे? मैं आपको संकल्प के साथ वचनबद्ध होकर ये बात कहता हूं कि अगर आप राजनीतिक रूप से इस लड़ाई में सहयोग करोगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं। मैं तो ये कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो, क्योंकि मेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए हैं। जब मैंने 16 महीने जेल काटी, मेरा इलाज बंद कर दिया गया जब मैं बीमार हुआ, तो आप समझ सकते हैं अगर आपके दांत में पस पड़ जाए और आपको उस समय दवाई ना मिले। मुझे मेरी रोटी बंद कर दी, मुझे सूखी रोटी खाने के लिए मजबूर किया गया, मेरे साथ मुझे अपमानित किया गया, परिवार से मुलाकात बंद कर दी गई। मैंने 7-7 दिन की भूख हड़ताल रखी जेल में 2 अप्रैल के आंदोलन के बाद। 16 महीने में 10x6 की एक काल कोठरी में रहा। पैर सीधे करते थे तो दीवार में लग जाते थे। वहीं एक शौचालय, उसी में 10 फीट की एक, उसमें 10x6 फीट की, उसमें शौचालय, वहीं खाना खाना, वहीं पढ़ना, वहीं सोना, वहीं कपड़े रखना, वहीं किताबें रखना, वहीं खाने पीने का सामान रखना। सूरज ढलने से पहले बंद हो जाना, सूरज निकलने के बाद निकलना। एक दिन में नहीं बना आपका चंद्रशेखर। दिल्ली में जब सतगुरु रविदास जी गुरुवर तोड़ देगा तो खूब जो है लाठियों से स्वागत हुआ, दांत तोड़ देगी सीधी लाठी मार के।
मेरे पैरों के नाखूनों पे एक सीओ लेवल रैंक के अधिकारी ने खूब जो है चोट मारी। और जब एनआरसी का आंदोलन हुआ तो मुझे कहा गया कि अगर आप यहाँ इनकी आवाज उठाओगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और मेरे आज भी याद है कि मेरे नाखून उतार लिए गए जूते से, मेरे पैर पे कूद कूद के, चमड़े के जूतों से। और खूब जो है लाठिए जो है वो स्वागत में पेश की गई। खूब तकलीफ सह के यहाँ तक आया। जब मेरे ऊपर गोली चली, वो दिन मेरे जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन का दिन था। उससे पहले इतना धैर्य नहीं था मेरे जीवन में। और जब गोली लगने के बाद मुझे बताया गया कल ईद का त्योहार है और बहुत आक्रोश है लोगों में, तो मेरा एक ही पहला मेरा वो था कि किसी भी तरह की के गुस्से में मत आना, माफ करो उन लोगों को जिन्होंने कदम उठाया। कोई विरोध प्रदर्शन मत करना, ईद का त्योहार खराब होगा उनका। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, इस बार चूक मत जाना। इस बार अपनी वोट की शक्ति से आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाना और हमारे हौसले को मजबूत करना कि हम इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ सकें। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।